वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में आप देखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अभ्यास। चैप्टर 4 जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11, उसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है, वो हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनके आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं और उसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं ताकि एग्जामिनर के हाथों से मार्क्स को छीन करके हम अपने कॉपी में चिपका दें। इसका मतलब ये है कि आप कैसे अपने उत्तर को लिखें, किस तरह से सजाएं या किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। भाई अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहें तो आपको 99.9 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। भाई थोड़ा सा मैंने इसलिए छोड़ा कि पता नहीं आपकी राइटिंग कैसी है, अच्छी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर मतलब वो तो आपके ऊपर है ना। तो राइटिंग तो मैं यहाँ नहीं बता रही, तो थोड़े से मार्क्स तो कटते ही हैं आपके राइटिंग के ऊपर, लेकिन प्रेजेंटेशन वो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स, लगभग पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उसमें तो भाई फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अभ्यास में क्वेश्चन है और कैसे हम उसका आंसर देते हैं। लेट्स सी। अभ्यास शुरू होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। 1 से 10 तक के प्रश्नों के सही उत्तर चुने, इसमें लिखा हुआ है, तो भाई सही उत्तर तो हम चुनेंगे ही। पहला है दंड आरेख। क्या है? एक विमी आरेख है, द्विविम आरेख है, विम रहित आरेख है, इनमें से कोई नहीं है। भाई कुछ नहीं होता तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो दे ही दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन नहीं, इन चारों में से एक है। मैं कहूँगी क ख ग में से एक है। अब आप सोचिए दंड आरेख क्या है? एक विमी, द्विविम, विम। 1 मिनट, विमी का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? एक विमी, द्विविम, विम। ये विम क्या है? तो देखिए, विम है डायरेक्शन। मतलब ये कि दंड आरेख किन चरों को लेता है, मतलब कितने चरों को लेके चलता है। जब हम दंड आरेख बनाते हैं तो उसमें हम कितने चरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप जाइए फ्लैशबैक में, जो मैंने आपको वीडियो इससे पहले प्रस्तुतिकरण का दिया है उसमें जाइए। आपको नहीं मालूम तो अभी यहीं रुक करके आप पहले वो देख लीजिए और अब आप बता सकते हैं कि दंड आरेख में मैंने कितने चर को लेके दंड बनाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, दंड आरेख एक विमी होगा क्योंकि एक ही चर को लेकर के हम दंड बनाते हैं। एक तो एक्स एक्सिस पे होता है स्वतंत्र चर हमारा, कोई भी समय से रिलेटेड, जैसे समय होता है वर्ष, घंटा, सप्ताह, कुछ भी, और वाई पे हम एक चर लेते हैं। तो यहाँ पे दंड आरेख का सही सॉल्यूशन क्या होगा? एक विमी आरेख है। दंड आरेख क्या है? एक विमी आरेख है। तो आप टिक करेंगे क पर। हमारा का क्या है? एक विमी आरेख, ये सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयत चित्र आपको याद ही होगा, आयत चित्र में बिल्कुल गैप नहीं होता है। फिर मैं कहूँगी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अभी रुकिए, इस वीडियो को रोकिए और वो मेरा जो पिछला वीडियो है प्रस्तुतिकरण का वो देखिए, पार्ट 3 में है शायद, हाँ पार्ट 3 में ही होगा। तो आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब किसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आयत चित्र से? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ख यानी बहुलक। आयत चित्र के माध्यम से हम बहुलक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयत चित्र जो होता है एक सतत श्रेणी में ही बनाया जा सकता है और सतत श्रेणी के लिए ही होता है आयत चित्र, और उसमें हम बहुलक को ज्ञात करते हैं। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई हम बहुलक तो जानते नहीं, माध्य नहीं जानते, माध्यिका नहीं जानते, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। हमारा जो अगला चैप्टर होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसमें ये सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई माध्य क्या है, बहुलक, माध्यिका क्या होती है। तो अभी बस ये जान लीजिए कि आयत चित्र के माध्यम से हम बहुलक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तोरणों के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। बहुलक, माध्य, माध्यिका। फिर वही बात है कि बहुलक, माध्य, माध्यिका तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुक जाइएगा, अगले चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको जानना होगा कि तोरणों के द्वारा यानी ऑगिव, मैंने जो पढ़ाया आपको ऑगिव, उसके द्वारा किसकी स्थिति जानी जा सकती है। तो वहां पे स्पष्ट रूप से मैंने आपको कहा था उसके द्वारा
तीसरा है माध्यिका, ग सही आंसर है। माध्यिका की स्थिति जानी जा सकती है। तोरण पे आपको ध्यान होगा कि जो से कम और से ज्यादा वक्र बनता था उसके बीच में जो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु था, यानी दोनों जब वहां इंटरक्रॉस करते थे, जो क्रॉस बिंदु था वही तो माध्यिका थी, यानी बीच का बिंदु माध्यिका। तोरण, जब दो तोरण आपस में क्रॉस करते हैं तो वो जो बीच का बिंदु है वही माध्यिका को दर्शाता है। फिर कहूंगी रिमाइंड करना हो तो मेरे वीडियो पे जाइए, पिछले वीडियो पे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? ग होगा, माध्यिका। अब यहाँ पे चौथा हमें क्वेश्चन दिख रहा है, अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। अंकगणितीय रेखा चित्र जो कि लास्ट वाला था हमारा, पिछली वीडियो में लास्ट वाला रेखा चित्र जो हम बनाते थे अर्थमेटिक लाइंस, उसकी बात हो रही है। तो इससे किन आंकड़ों को समझने में मदद मिलती है? यहाँ ऑप्शन है दीर्घकालिक प्रवृत्ति, आंकड़ों में चक्रीयता, आंकड़ों में कालिकता, उपयुक्त सभी। पहले समझ लेते हैं। दीर्घकालिक प्रवृत्ति का मतलब है कि बहुत लंबी प्रवृत्ति को, बहुत लंबे समय तक की प्रवृत्ति को हम समझ लेते हैं। आंकड़ों में चक्रीयता यानी वही फ्रीक्वेंसी की बार बार वही चीज आ रही है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। और आंकड़ों में कालिकता यानी समय। ठीक है, तो समय के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं आंकड़ों को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहां सही आंसर होगा हमारा ग। आंकड़ों में कालिकता जो है वो अंकगणितीय रेखा चित्र से हम समझ लेते हैं, यानी कि आंकड़े किस काल के हैं, कितने काल तक चल रहे हैं, तो काल के हिसाब से आंकड़ों में क्या चेंज आया ये हम रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी खेत की उपज जाननी है पिछले 10 सालों की, तो 1991 1992 में कितना चढ़ा, तो इस तरह करके रेखा चित्र बढ़ता जाता है आगे की तरफ या नीचे की तरफ। आयात निर्यात रेखा चित्र से हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और अब मुझे मालूम है कि आपको मालूम भी होगा कि रेखा चित्र जो है आंकड़ों में कालिकता को रिप्रेजेंट करता है, ये आप बता सकते हैं और यही सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन यहां बताना है ट्रू और फॉल्स, यानी सही या गलत, कि भाई ये सेंटेंस जो दिया है वो आपका सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो चलिए चलते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। दंड आरेख के दंडों की चौड़ाई का एक समान होना जरूरी नहीं है। दंड आरेख, दंड आरेख कैसा होता था? इस तरीके से होता था, है ना, वो अलग अलग होता था। तो दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई, यानी कि ये जो एक दंड है इसकी चौड़ाई का एक समान होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक, इसके साथ में ना अभी इसको सही गलत में नहीं बता रही, इसके साथ मैं दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर ज्यादा होगा। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए। आयत चित्र कैसा है हमारा, कैसा होता था? ऐसे होके ये बिल्कुल चिपके होते थे, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो है वो काल को दर्शाता था कि 1991 से 1992, 1992 से 1993, सतत चलता था ऐसे। तो यहाँ पे अब बताइए इन दोनों में से एक ही सेंटेंस सही हो सकता है, या तो ये या तो ये। यहाँ भाई क्या है, आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए, तो अगर ये सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं, एकदम आराम से समझिए इस चीज को। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई का एक समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये काल को दर्शाता है। इसका एक छोर जो है 1991 तो दूसरा छोर 1992 को दर्शाएगा। उसके बाद हम ठीक एक साल चलेंगे 1993 यहाँ लेंगे, तो ये जो चौड़ाई है इसके बराबर ही होनी चाहिए। कभी एक साल में एक मोटा और एक पतला तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्योंकि एक छोर दूसरे काल को, दूसरा छोर दूसरे काल को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो चौड़ाई है एक अवश्य ही एक समान होनी चाहिए। समझ रहे? आयत चित्र में जरूरी है और दंड चित्र में ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि एक समान दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दंड चित्र केवल एक विमी, देखिए दंड आरेख क्या है, एक विमी है, एक चर को लेके चलता है और एक समय को भी लेके चलता है। तो यहाँ पे दंड आरेख क्या है, ये पूरा का पूरा दंड केवल 1993 को दिखाएगा, दूसरा दंड 1994 को दिखाएगा, तीसरा दंड 1995 को दिखाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा दंड एक वर्ष या एक इकाई को दर्शाता है। यहाँ पे एक छोर दूसरे और दूसरे छोर दूसरे को नहीं दर्शाता, ये विखंडित होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनके बीच गैपिंग होती है। तो अब आप बताइए, ये बात अगर आप समझ गए तो इस बात को आप बता सकते हैं कि दंड आरेख के दंडों की चौड़ाई का एक समान होना जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा, ठीक। और दूसरा है, आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए, ये भी सही है।
समझ गए बात को कि चौड़ाई एक समान होना जरूरी नहीं होता दंडारेख का, लेकिन आयत चित्र में चौड़ाई अवश्य ही एक समान होनी चाहिए। तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे क्या हुए, राइट हुए, यानी कि टिक, यानी कि ट्रू। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, दंड आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए। यहां पे क्या है, उसी बात को दोहराया है, दंड आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए। मुझे अभी ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही तरह के दो क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है स्टूडेंट को, जो कि मेरे स्टूडेंट बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आयत चित्र या दंड आयत चित्र, जो कि कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होगा कि दंड आयत चित्र क्या है, ये कुछ नहीं, ये यही है। ठीक है, आयत चित्र या दंड आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए। ये एकदम सही सेंटेंस है। भैया तुम कितना भी कंफ्यूज करो, मेरे स्टूडेंट तो कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, है ना। तो आयत चित्र और दंड आयत चित्र एक ही चीज है, और यही बात को इसने दोहराया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस क्या कहता है, आयत चित्र की रचना केवल आंकड़ों के सतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। आयत चित्र की रचना केवल आंकड़ों के सतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। अब आप बताइए, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है। आयत चित्र की रचना, भाई वही बात, आयत चित्र को पकड़ के ये बैठ गए, अभी आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो चौथे में इन्होंने कहा है कि आयत चित्र की रचना जो है केवल सतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई। क्यों नहीं सही होगी? क्योंकि आयत चित्र की रचना यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये सतत के लिए होते हैं। आयत चित्र क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसका एक छोर दूसरा, एक छोर वर्गीकरण के एक मान को दर्शाता है, दूसरा छोर दूसरे मान को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 25 से 30 ले ले, तो यहाँ पे आयत चित्र क्या है, 25, इसको ये जो दंड एक लाइन है ये 25 और दूसरा जो है 30 को दर्शाएगा, और दूसरा ठीक इससे चिपका हुआ होगा 30 से 40, है ना। तो इस तरीके से क्या है, आयत चित्र की रचना केवल आंकड़ों के सतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका। अब अगला है हमारा कि आयत चित्र एवं स्तंभ आरेख, स्तंभ वही दंड आरेख, ठीक है, स्तंभ या दंड कहते हैं, एक सेम ही होता है। तो आयत चित्र एवं स्तंभ आरेख आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक जैसी विधियां हैं? बिल्कुल नहीं। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई को लिया जाता है, बहुत मायने होता है, लेकिन स्तंभ आरेख या दंड आरेख में नहीं। इसका जो है आपको मैंने अंतर भी बताया है पिछले वीडियो में, तो अंतर काफी है, तो एक जैसी विधियां तो ये हो ही नहीं सकती। तो ये हमारा जो सेंटेंस है पांचवा, वो क्या होगा, गलत सिद्ध होता है। यहाँ पे इसे हम गलत लिखेंगे। अगला है हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, आयत चित्र की मदद से बारंबारता वितरण के बहुलक को आलेखी रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, आयत चित्र की मदद से बारंबारता वितरण में क्या होता है, वर्ग होते हैं। ठीक है, बहुलक को आलेखी रूप में जाना जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वही तो हम आयत चित्र, बारंबारता या फिर फ्रिक्वेंसी सब एक ही चीज है, और बहुलक को भी आलेखी रूप में आयत चित्र से ही जाना जा सकता है। तो ये सही सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है, तोरणों से बारंबारता वितरण की मध्यिका को नहीं जाना जा सकता। भाई अभी मैंने आपको बताया कि जाना जा सकता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं जाना जा सकता। तोरण ऐसे होते हैं, आपको ध्यान हो अगर, तो ये इस तरह से होते हैं, और बीच का जो है वो मध्यिका को दर्शाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं, तो ऐसा नहीं है, गलत है। ये क्या हुआ, यहाँ पे गलत सिद्ध हुआ। ये सेंटेंस बोला रहा है कि मध्यिका को नहीं जाना जा सकता, जबकि जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वाले आपके हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार का आरेख अधिक प्रभावी होता है। आरेख मैंने कई तरह के आपको बताए हैं, आपके कोर्स में कई तरह के आरेख हैं। तो ये तीन हैं, तीन आपको सिचुएशंस दी हुई हैं, और ये बताना है कि कौन सा बेस्ट आरेख होगा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम एक एक करके कि ये चीजें हैं क्या। पहला तो है वर्ष विशेष की मासिक वर्षा। अब वर्ष विशेष
यानी कि मान लीजिए कि आपको 2011 की मासिक वर्षा करनी है। 2011 में कितने होंगे मंथ्स? 12 मंथ्स होंगे, है ना, 12 मंथ्स होंगे। तो वर्ष विशेष की मासिक वर्षा, तो 12 मंथ्स को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? और एक साल है आपका 2011 वर्ष विशेष, यहाँ कई वर्ष की बात नहीं की गई है। तो वर्ष विशेष यानी एक चर है आपके पास और एक ही चर है वर्षा भी, एक समय है और एक चर है। तो एक वीमी कौन सा है बताइए? जी हाँ, सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख के द्वारा हम इसे दर्शा सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि कोई भी, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? वर्ष ले लेंगे। 2011 है, 2011 का पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, जो भी है ना, वर्षा जितने मंथ लेना है उसकी मासिक वर्षा का देखना है तो 12 मंथ्स यहाँ ले लेंगे। और यहाँ पे केवल वर्षा ही तो है, एक ही चर है जो कि मंथ्स के हिसाब से बदल रही है। तो मान लीजिए कि जनवरी में इतनी वर्षा हुई, फरवरी में इतनी वर्षा हुई, है ना, कम हो गई, और मार्च में इतनी हुई। तो यहाँ पे हम सरल दंड आरेख यानी वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को रिप्रेजेंट क्या करेगा? वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को सरल दंड आरेख के द्वारा बेस्ट तरीके से, अधिक प्रभावी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है धर्म के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या का संगठन। धर्म के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या का संगठन। अब यहाँ देखिए हम क्या बनाएंगे, ऐसे मान लीजिए कर लेते हैं। धर्म के अनुसार, क्या धर्म एक ही है? नहीं है, कई धर्म होंगे। यहाँ पे कोई एक चर नहीं है, कई चर हैं। ठीक है। और दिल्ली की जनसंख्या केवल एक, यहाँ पे क्या है? दिल्ली, केवल दिल्ली की जनसंख्या का संगठन हमें देखना है। तो भाई दिल्ली की जनसंख्या का संगठन धर्म के अनुसार हम बहुदंड चित्र से बना सकते हैं। ठीक है। एक जो चित्र बहुदंड को अगर हम ले लें इस तरीके से, यहाँ ले लें, यहाँ भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुदंड कैसे मैंने बनाया है। तो भाई इतनी जनसंख्या है और इसमें से हिंदू इतने हैं। ठीक है। ये हमारे ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे कई चर जब हैं तो यहाँ बहुदंड जो चित्र है वो सरल हमारा पड़ेगा, अधिक प्रभावी पड़ेगा। तो धर्म के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या का संगठन जो है बहुदंड चित्र से अधिक प्रभावी रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अगला हमारा एक कारखाने में लागत घटक। एक कारखाना है और उसका लागत घटक। तो भाई देखो, लागत घटक जो है एक तो नहीं होगा, कई होगा, कई चीज को लागत होगी। मान लो कि कच्चे माल में प्लास्टिक की लागत, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, ईंधन की लागत, कॉस्ट 3 संचार की लागत, कॉस्ट 4 परिवहन की लागत, कई लागत होंगे। एक कारखाने में जब कार्य होता है तो कच्चे माल से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों तक लागत लगती है, हर चीज़ में कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे कई हैं। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग चलाइए, बताइए कि कौन सा आरेख यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं अधिक प्रभावी ढंग से, बताइए। जी हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं। यहाँ पे एक कारखाने में जो लागत घटक है वो आप बहुत अच्छे ढंग से पाई डायग्राम के द्वारा यानी वृत्त चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई वृत्त चित्र है, एक कारखाना है और इसकी लागत घटक कई हैं। तो मान लीजिए एक लागत घटक को आपने इस तरीके से दर्शाया कि भाई इसको पहले हम परसेंटेज में कर लेते हैं। लागत घटक अगर आप रुपए में, करोड़ में और अरब में नापने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको पहले प्रतिशत में कर लिया। तो मान लो 20% जो है हमारा कच्चे माल पे जा रहा है और 40% जो है, इसको दूसरे तरीके से दिखा देंगे, 40% जो है हमारा जा रहा है परिवहन में और 15% जो है हमारा जा रहा है संचार में। इस तरह से यहाँ चाहे तो कितने सारे लागत घटक दिखा सकते हैं। तो जो बहुत सारे यहाँ पे चर हों तो उसे कैसे दिखाते हैं? पाई डायग्राम की तरह। तो यहाँ पे लागत घटक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? वृत्त चित्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। 7वां क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आप भारत में शहरी गैर कामगारों की संख्या में, देखिए शहरी गैर कामगार यानी जिनके पास काम नहीं है, कामगार वो नहीं है, की संख्या में वृद्धि तथा भारत में शहरीकरण के निम्न स्तर पर बल देना चाहते हैं। मतलब कि शहरीकरण ना हो, लोग जहाँ हैं अपने पुश्तैनी काम को रखें, तो शहरीकरण के निम्न स्तर पर बल आप देना चाहते हैं। जैसा कि उदाहरण 4.2 में दिखाया गया है। तो आप उसका सारणीयन कैसे करेंगे? यहाँ पे उदाहरण 4.2 की बात की गई है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उदाहरण 4.2 में क्या है और उसकी बात यहाँ क्यों की जा रही है।
ये रही हमारी सारणी 4.2। यहाँ पे देखिए बिहार में चुनावी अध्ययन हेतु 542 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार वितरण है। तो यहाँ पे केवल आपको ये उदाहरण बताया जा रहा है कि आयु समूह इस तरह से करना है आपको। कामगार की अब अगर आप बात करेंगे तो गैर श्रमिकों की संख्या या गैर कामगारों की संख्या को आयु समूह में बांटना है और उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है कि कौन कौन से हैं। जैसे देखो श्रमिक जो हैं वो केवल पुरुष तो होंगे नहीं, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। तो गैर श्रमिकों की संख्या पुरुष में कितनी है, महिला में कितनी है और आयु समूह क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसलिए बोला गया है, ये आपको बताया गया है, एक क्लू दिया गया है कि आप अपनी सारणी इस ढंग से बनाएं, आयु समूह में डिवाइड करके और उसके बाद उसको कैटेगराइज करें। थोड़ा सा समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए इसे करके मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक चार्ट बना हुआ दिख रहा है, ठीक ये 4.2 की चार्ट की तरह ही है। भारत में गैर श्रमिकों की यानी गैर कामगारों की संख्या का आयु के अनुसार वितरण हम देखेंगे, है ना। तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। आयु समूह कर लेंगे, गैर श्रमिकों की संख्या उसमें पुरुष और महिला, और 15 से 20 कितने हैं मान लीजिए, पुरुष जो भी हैं यहाँ पे लिख लेंगे, महिला जो भी हैं यहाँ लिख लेंगे, यहाँ योग कर देंगे उनका। और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से ऊपर। लास्ट वाला हम क्या लेंगे? 40 से ऊपर। 40 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो कितने हैं पुरुष में और महिला में। तो इस तरह से आपको चार्ट बनाना है। ये उस क्वेश्चन का उत्तर होगा कि हम इस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे 4.2 के ही रूप में, और इसमें आयु समूह को लिया जाएगा और गैर श्रमिकों की संख्या को पुरुष और महिला और योग के द्वारा यहाँ पे उनको कुल रूप में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप यही करेंगे, इसी चार्ट को आप उठा करके वहां बनाएंगे। आपको लिखना क्या है, आप इसके उत्तर में 2 लाइन इस तरह से लिख देंगे कि भारत में शहरी गैर कामगारों की संख्या में वृद्धि और भारत में शहरीकरण के निम्न स्तर पर अगर हम बल देना चाहेंगे तो उदाहरण 4.2 के ही भांति हम उसका सारणीयकरण निम्न प्रकार से करेंगे। बस दैट्स इट। इतना लिख के आप यहां से लेकर के यहां तक इसको बना दीजिए, उत्तर का अंत होता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी में समान अंतरालों की तुलना में वर्ग अंतराल असमान हो तो आयत चित्र बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार भिन्न होगी। देखिए हम ये जानते हैं कि जो वर्ग अंतराल है एक समान ही होते हैं। 20 से मान लीजिए हमने लिया 25, 25 से 30, 30 से 35। तो यहाँ पहले प्रश्न को समझिए कि समान अंतराल है। देखिए यहाँ 20 से 25 में कितना अंतर है? 5। 25 से 30 में 5, इसमें 5। तो ये 5, 5, 5 का अंतर है। ठीक। अब ये कह रहा है ऐसा ना हो बल्कि क्या हो, 20 से मान लीजिए 25, तो 25 से यहाँ पे हो जाए 35, 35 से हो जाए हमारा 40, 40 से हो जाए 55। ठीक है, यानी कि असमान अंतराल है ना। यहाँ पे ये ठीक नहीं। अगर इस तरह से हो तब तो समान है हमारा आयत चित्र। इस तरीके से जो भी आवृत्ति है इसकी वो इस तरीके से चिपक के बन जाएगा। ये समान अंतराल के होंगे। ठीक। ये जो चौड़ाई है वो एक समान होगी आयतों की। तो ये अगर अंतर है तो फिर क्या करेंगे? तो आप ये मत कह दीजिएगा कि भैया नहीं आयत क्या हो गया, आयत कोई एक मोटा हो जाएगा, एक पतला हो जाएगा, एक और मोटा हो जाएगा। नहीं, ये देखने में भद्दा लगेगा, ऐसा होता भी नहीं है, ये नियम में नहीं है। तो फिर क्या हम करें? ये भी नहीं कर सकते। ये समान भी होना चाहिए, यानी कि आयतों की जो चौड़ाई है वो एक समान होनी चाहिए। तो अब करें तो क्या करें? इस स्थिति में आवृत्ति का घनत्व ज्ञात करते हैं। पहले वर्ग आवृत्ति बटे वर्ग अंतराल, मतलब कि वर्ग आवृत्ति को वर्ग अंतराल से भाग देते हैं। वर्ग आवृत्ति मतलब जैसे हमने यहाँ कहा मान लीजिए 25 से 30 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 से 40 हो जाए। तो यहाँ आवृत्ति मान लीजिए 15 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ग आवृत्ति 15 है बटे 25 से 30 5 ज्ञात करें तो यहाँ निकल आएगा 3, है ना। तो इस तरीके से पहले आवृत्ति का घनत्व ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस घनत्व को क्या करेंगे? हम वहां पे एडजस्ट करेंगे। इसके हिसाब से फिर हम अपना जो वर्ग अंतराल है उसे बनाएंगे, सेट करेंगे फिर से। ठीक है।
अब घनत्व जब ज्ञात कर लेते हैं तो क्या है मतलब इसका, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि निरपेक्ष बारंबारता की जगह बारंबारता घनत्व का उपयोग करेंगे। अभी जो मैंने बताया घनत्व कैसे निकालना है, ये घनत्व क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता। वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी वही घनत्व के बराबर ऊर्ध्वाधर दूरी पर आधार रेखा पर उसी परिणाम की एक समांतर रेखा खींचेंगे। जब समांतर रेखा आप खींचेंगे तो आयत चित्र उसी के अनुसार हम बना सकते हैं। इतना आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि यदि किसी बारंबारता सारणी में समान अंतरालों की तुलना में वर्ग अंतराल असमान हो तो आयत चित्र बनाने के लिए निरपेक्ष बारंबारता की जगह बारंबारता घनत्व का उपयोग करेंगे। वर्ग अंतराल की बारंबारता जो कि घनत्व बारंबारता घनत्व कहलाती है, उसी के बराबर ऊर्ध्वाधर दूरी पर आधार रेखा पर उसी परिणाम की एक समांतर रेखा खींचेंगे और फिर जो आयत चित्र है वो हम बिना किसी विविक्त के बनाएंगे, यानी कि वो चिपके ही रहेंगे उसी तरह से और एक सतत रूप में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी कि बारंबारता घनत्व। नवा प्रश्न कहता है, भारतीय चीनी कारखाना संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2001 के पहले पखवाड़े के दौरान 38,77,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि ठीक इसी अवधि में पिछले वर्ष 2000 में 37,87,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ था। दिसंबर 2001 में घरेलू खपत के लिए चीनी मिलों में 2,83,000 टन चीनी उठाई गई और 41,000 टन चीनी निर्यात के लिए थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में घरेलू खपत की मात्रा 1,54,000 टन थी और निर्यात 0 था। बाप रे, बहुत सारे आंकड़े। ये आंकड़े एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भाई, ये जो आंकड़े हैं इस तरह से दिए हुए हैं वो किसके उदाहरण है? इतना ज़्यादा वर्णन, ये है वर्णनात्मक आंकड़े, ठीक है, ये वर्णन के रूप में दिया गया है। अब ये पूछते क्या हैं इससे, पहला का जो है उपर्युक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। बिल्कुल करेंगे, नहीं तो ये समझेंगे कैसे, पढ़ने में ही हमारा सारा एक तरफ से पढ़ते जाओ दूसरी तरफ से उड़ता जाता है, तो सारणीबद्ध करना तो बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कह ही दिया कि उपर्युक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। दूसरा है, मान लीजिए आप इन आंकड़ों को आरेख के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो आप कौन सा आरेख चुनेंगे और क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको आरेख के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं और कौन सा आरेख चुनेंगे और क्यों ये भी हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से है कि इन आंकड़ों को आरेखी रूप में प्रस्तुत करें। हाँ भाई, जब बताएंगे तो कर भी देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो मेन हमारा क्या है कि ये जो वर्णनात्मक आंकड़े दिए हुए हैं इसको हमें सारणीबद्ध करना है और आरेख के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो वर्णनात्मक आंकड़े दिए हुए हैं इसे सारणी के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपको लिखना है अपने उत्तर में, ठीक है। इस लाइन को लिखेंगे, उसके बाद ये सारणी बनाएंगे और इस तरीके से देखिए, दिसंबर 2000 और दिसंबर 2001। दिसंबर 2001 बाद में करेंगे, दिसंबर 2000 पहले करेंगे, है ना। पहले तो दिसंबर 2000 आएगा, उसमें कुल कितना उत्पादन हुआ और आंतरिक उपभोग कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, निर्यात नहीं हुआ, यहाँ डैश लगा दिया। इसी तरह 2001 में कितना कुल उत्पादन हुआ चीनी का, आंतरिक उपभोग कितना हुआ और निर्यात कितना हुआ, ठीक है। तो सारणी यहाँ बना करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखनी है हमें कि भारतीय चीनी कारखाना संघ की यहाँ पे क्या लिखना है कि 2001 तथा 2000 और 2001 में चीनी का कुल उत्पादन और उसका निर्यात का सारणीकरण, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे स्रोत लिखेंगे। देखिए रिप्रेजेंटेशन में सारणीयन में मैंने आपको बताया है कि नीचे स्रोत लिखते हैं। स्रोत में क्या लिखेंगे, भारतीय चीनी कारखाना संघ की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय चीनी कारखाना संघ की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। ये नीचे जरूर आप दे देंगे। जब आप ये सारी चीजें देते हैं, आप देखिए कहीं किसी गाइड में, कहीं किसी वीडियो में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आप इसको लिखेंगे, स्रोत भी यहाँ लिख देंगे, ऊपर में सारणी, यहाँ पे थोड़ा मैंने ये किया है, अभी मैं आपको इसका पूरा रूप दिखाती हूँ।
अब ये है हमारा परफेक्ट सारणी और ठीक यही सारणी आपको अपने नोटबुक में और एग्जाम में भी बनानी है। सारणी लिखा, नीचे लिखा चीनी का उत्पादन व निर्यात। उसके बाद यहाँ पर आपने सारणी बनाई, इसमें वर्ष दे दिया, कुल उत्पादन, आंतरिक, और कुल उत्पादन के बाद टन यानी इकाई भी अपनी देनी है ब्रैकेट में, आंतरिक उपभोग और निर्यात कितना हुआ। ये सारी चीजें लिखने के बाद नीचे आप स्रोत लिखेंगे भारतीय चीनी कारखाना संघ की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सारणीकरण किया आपने। तो ये सारणी आपका जो आपने कर लिया, इसको क्या है क, ये आपके जो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन 9 का जो क पार्ट है, यहाँ पे आप क लिख के इसे बना लेंगे। अब देखते हैं ख पार्ट में क्या बोला गया है। ख का क्वेश्चन था कि आप इसके लिए कौन सा आरेख का चयन करेंगे, किस आरेख का चयन करेंगे। तो हमारा उत्तर होगा कि आरेख हम घटक दंड आरेख का चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चर हैं, निर्यात, कुल उपभोग, आंतरिक उपभोग और निर्यात हैं, और 2 समयावधि भी हैं। तो घटक दंड आरेख हमारा यहाँ बेस्ट सुटेबल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप बस इतना 2 लाइन में लिखेंगे कि इस सारणी के लिए घटक दंड आरेख का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 2 चर 2 समयावधि है। यहाँ पे आरेखी रूप में प्रस्तुतिकरण हमने घटक दंड आरेख के द्वारा कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। 2 घटक हैं यहाँ पे 2000 में, यहाँ निर्यात नहीं है, 2001 में निर्यात भी है। आप चाहें तो इसे अलग अलग कलर से कर सकते हैं, या फिर अलग अलग इस तरीके से इसको अंदर में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसे इस तरह से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए इसे, मतलब अलग अलग ये दिखाना चाह रहे हैं, और इसको पूरा का पूरा ब्लैक कर दीजिए। तो आप ऐसे सजा भी सकते हैं, है ना। तो आप आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे कुल को, और इसे इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्यात नहीं है। तो इस तरीके से आप घटक दंड के द्वारा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे। तो ग का उत्तर, इन आंकड़ों को आरेखी रूप में प्रस्तुत करें। तो भाई हमने आरेखी रूप में प्रस्तुत कर दिया। यहाँ पे आप ऊपर में लिख सकते हैं कि बहुदंड के द्वारा, घटक दंड के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ष लिख देंगे, एक्स एक्सेस और वाई, और यहाँ पर आप टन में चीनी का उत्पादन लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ग्राफिकल आरेखी रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण जो है वो हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 10 आपको क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकवार अनुमानित वास्तविक समृद्धि दर को पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया गया है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकवार। ठीक है, कृषि व संबंध क्षेत्रक और उद्योग क्षेत्रक और सेवा, 3 क्षेत्र यहाँ दिखाए गए हैं, कृषि व संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी जो समृद्धि दर है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब बोला गया है कि उपयुक्त आंकड़ों को बहुकाल श्रेणी आरेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 वर्ष है, 1 वर्ष में हमें 3 घटक दिखाने हैं। ये संभव है बहुकाल श्रेणी आरेख के द्वारा ही। कैसे, चलिए देखते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर को भी उसी में पूरा करेंगे कि बहुकाल श्रेणी आरेख द्वारा प्रस्तुत करें। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी सारणी दी हुई है। इस सारणी को माइंड में रखिए और देखिए फिर मैंने कैसे इसको करती हूँ। ना हो तो अपनी किताब को खोल लीजिए, इस सारणी को अपने सामने रखिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बहुकाल श्रेणी आरेख के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो लेट्स सी। बहुकाल श्रेणी आरेख बनाने के लिए कुछ तैयारियां हमें पहले से करनी होती हैं। ये मैंने कर ली हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ वो तैयारियां क्या हैं। सबसे पहले तो ऊपर आप लिखेंगे बहुकाल श्रेणी आरेख के द्वारा रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आप यहाँ देंगे वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर जो है 1% समृद्धि को दर्शाता है, और एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर 1 साल को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे 1994 से 95, तो 95 से 96, ठीक 1 साल है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये सेंटीमीटर जो आप लेंगे इसको आप दिखाएंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ष। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे 3 यहाँ चर है हमारे, कृषि संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। तो 3 चर के लिए यहाँ पे आप अलग अलग लाइंस बनाएंगे। लाइन एक ही जैसे होंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सार लाइन जो है कृषि के लिए, डॉट डॉट वाली लाइन उद्योग के लिए, और डैश डैश वाली लाइन मैंने सेवा के लिए बनाई है।
आप चाहें तो 3 कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे एग्जाम में दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक मार्कर है इसलिए मैं इसको एक सार और डॉट डॉट और डैश डैश इस तरीके से 3 लाइन बनाऊंगी। आपके पास 3 कलर होंगे तो 3 कलर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन है कि इसको रिप्रेजेंट किया कैसे जाए, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं कृषि, केवल कृषि की बात करेंगे, कृषि का बहुकाल श्रेणी आरेख बनाएंगे। तो कृषि का आरेख बनाने के लिए आप देखिए चार्ट को अपनी किताब में देखिए, जो सारणी दी गई है 94-95 में ये 5 है, ठीक है। 5% की इसमें जो है समृद्धि दर दिखा रहा है 5, तो 94-95 में 5, यानी कि यहाँ पे हमें एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कृषि के लिए 5 ये है, देखिए 5, और यहाँ 94-95, 1994-95 शॉर्ट मैंने देखिए 94-95 लिखा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 1994-95। तो यहाँ पे एक बिंदु हमें मिला यहाँ से, और इधर से एक बिंदु यहाँ। दूसरा जो कृषि है 95-96 में कितना है, -0.9, यानी कि ये -1 से कुछ यहाँ पे कम, यानी कि ये हमें मिलेगा यहाँ, दूसरा बिंदु हमें यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है 9.6, यानी कि 96-97 में 9.6, वो हमें यहाँ पे देखिए 8 यहाँ है ना, 5 6 7 8 9, 9.6, तो हमें 96-97 में कहीं यहाँ वो बिंदु मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है -1.9, तो यहाँ पर हमें अगला बिंदु 97-98 का कहाँ मिलेगा, -1.9, यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सा ऐसे, ठीक। अगला है 7.2, 1998-99 में कितना है 7.2, तो यहाँ पे हम 7 जाएंगे, ये यहाँ हम स्केल से जब इसे मिलाएंगे तो यहाँ पे ये बिंदु हमें प्राप्त होगा। उसके बाद लास्ट है 99 और 2000 में कितना है, ये है 0.8, ठीक है। 0.8 है हमारा, वो भी हमारा इस तरफ को जाएगा, यानी कि वो बिंदु हमें कहीं यहीं पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अब हम इसे जोड़ते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था तो यहाँ पे हम स्केल के सहारे से आप जोड़ सकते हैं। ये बिंदु 1 साल का यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद ये सीधे जाएगा ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, और उसके बाद ऊपर, और उसके बाद लास्ट बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए बात को? जब आप स्केल से करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम उद्योग के लिए देखते हैं। उद्योग के लिए कैसे बिंदु मिलेगा, उद्योग 9.2 है ना, 94-95 में 9.2, यानी कि हमारा यहाँ पे मिल रहा है कहीं उद्योग के लिए 9.2, 94-95 में यहाँ एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु 11.8 है, वो हमें यहाँ पर मिलेगा, अगले साल के लिए बिंदु हमें यहाँ मिल रहा है। अगला बिंदु 6 है, यानी कि 96-97 के लिए जो है वो हमें 6 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिल रहा है। अगला जो है 5.9, वो कहीं हमें यहाँ पे मिल रहा है, अगले साल के लिए यहाँ पर मिल रहा है। अगला 4 है, तो चौथा हमें यहाँ मिल रहा है, और उसके बाद है 6.9, तो जो 6.9 का बिंदु है वो अगले साल के लिए है, वो कहीं हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ, ठीक। तो अब हम इसे डॉट डॉट वाले, क्योंकि हमने उद्योग के लिए डॉट रखा है, तो डॉट वाले से जोड़ेंगे, ठीक, ये हमें आरेख मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम सेवा के लिए जोड़ेंगे तो 7 है, पहले वर्ष के लिए 7, यहाँ पे पहले वर्ष के लिए कितना है 7 है, तो यहाँ एक बिंदु मिल गया। अगला है 10.3 अगले वर्ष के लिए, यानी इसकी सीध में 10.3 हमें यहाँ मिलेगा। उधर 7.1 अगले वर्ष के लिए हमें 7.1 कहीं यहाँ मिलेगा। और उसके बाद है 9, तो 9 कहीं अगले वर्ष के लिए हमें यहाँ मिल रहा है। उसके बाद 8.3 अगले वर्ष के लिए 8.3 ठीक यहीं मिलेगा, और 8.2 अगले वर्ष के लिए 8.2 हमें यहाँ मिलेगा। तो इससे हम कैसे जोड़ेंगे, डैश डैश के द्वारा। जब इसे आप कॉपी में करेंगे तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हमें देखिए 1 आरेख, 2 आरेख और 3 आरेख ये मिलते हैं, तो ये आरेख ही क्या कहलाएंगे, बहुकाल श्रेणी आरेख।
क्योंकि अलग अलग हैं, एक कृषि का है, एक उद्योग का है और एक हमारे सेवा क्षेत्र का है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे हमने माइनस में भी ले लिया है, आप जान रहे होंगे। ये देखिए एक्स अक्ष है, वाई के दोनों ओर वाई इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव मान इसके होते हैं। तो हमने नेगेटिव भी ले लिया क्योंकि पॉइंट्स और नेगेटिव में भी हमारे जो मान है वो नेगेटिव में भी हैं। तो इस तरह से हम बहुदंड आरेख बना सकते हैं। इसे आप कॉपी में बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से प्रक्रिया सेम यही है जो मैंने बताई। इस तरह से आप बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इन आंकड़ों को रेखीय रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बहुकाल श्रेणी आरेख इस तरह से बना करके आप जो लास्ट आपका प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अभ्यास के साथ ही होता है डन, कंप्लीटेड, बिल्कुल पूरी तरह से। इसके बावजूद आपके मन में कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई डिमांड हो तो वो बता सकते हैं मुझे। भाई बहुत लोगों ने थोड़े व्यवसाय और दूसरे की भी डिमांड करी है, एक दो स्टूडेंट ने, एक दो पढ़ने वालों ने, तो भाई मैं उसे करूँगी, मैं देख रही हूँ। हालांकि मेरा एरिया इकोनॉमिक्स है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है सारे, मेरे पास केवल इकोनॉमिक्स की बुक है। तो लेकिन फिर भी अवेलेबल हो सकती हैं अगर मैं चाहूँ तो। थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। उन सब के भी क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर उस वीडियो में बने हुए मिलेंगे, अपलोड जल्दी होंगे। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण डन होता है। आगे आपका जो चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो भाई थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। वो जो थम्स अप का साइन है उसको नीला कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब कीजिए करे ही आप देख लेते हैं मेरे पूरे वीडियो को। देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन भैया सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और ताकि मुझे उत्साह मिले और उत्साह से पढ़ाने का। और मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और कोई भी सजेशन हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी डिमांड, जो भी सजेशन हो आपकी। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और गुड बाय।